चलिए, इंडिया ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है रामसर साइट्स की, और यहाँ पे 100th रामसर साइट यूपी से ऐड हो चुकी है और नाम है इसका जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। इसी बर्ड सेंचुरी को 2002 से पहले बोला जाता था सुरहाताल बर्ड सेंचुरी, और जो बर्ड सेंचुरी का डेजिग्नेशन इस एरिया को मिला था वो था 1991 के अंदर। ठीक है, ये थोड़े से हमने ऐसे ओवरव्यू सा ले लिया कि जो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो 100th रामसर साइट बनी है इंडिया की, उसके क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक टर्म सुराताल, एक तो सुराताल, ताल जब भी वर्ड आते ही क्या इंडिकेट करते हैं, ये लेक होगी। तो ये कौन सी टाइप की लेक है, याद रखना ये ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक है। और कौन से रिवर बेसिन में बना है, तो गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, गंगा अगेन फ्लो कहां से रहेगा, फ्रॉम माउंटेन एरिया। जब बहुत स्पीड में आपकी रिवर्स आती हैं तो स्पीड जब फास्ट होती है तो एक पर्टिकुलर पाथवे में ही चलती हैं, पर जैसे प्लेन एरियाज में आएंगी, जैसे पानी आपने क्या किया, एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर पानी डाला, पर टेबल स्लांट था तो स्पीड में जाएगा, पर जैसे सीधा हो जाएगा तो दोबारा से आराम से पानी फ्लो करना शुरू कर देता है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, जब हिली से प्लेन एरियाज की तरफ ये रिवर्स आती हैं तो इनका सरफेस एरिया और ज्यादा वाइडन कर जाता है, पर जो स्पीड है वो स्लो करती है। और कई बार ये ऐसी शेप्स बना देती हैं, स्नेक लाइक अपीयरेंस जो दिखाई देती है आपको, और उसे बोलते हैं मियांड्रिंग। अब मियांड्रिंग में होता क्या है, कई बार रिवर का फ्लो ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, पर प्लेन एरिया में आ गया तो पानी ऑलरेडी फैल चुका है। तो कई बार इन पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और रिवर बोलेगी थोड़ा सीधा ही निकल जाती हूँ, आज तो प्रेशर ठीक ठाक है पानी का, क्योंकि फैलता तो तभी है ना जब स्पीड स्लो हो जाती है। अब क्या होगा, जिस दिन रिवर का थोड़ा सा फ्लो ज्यादा होगा, ये वाली जो वाटर बॉडी है ये बिल्कुल सेपरेट ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिवर ने अपना एक नया रास्ता यहाँ से डिसाइड कर लिया, और जब ये नया रास्ता डिसाइड करके आगे निकली तो एक छोटा सा ऑक्सबो शेप बना, और इसी को क्या बोला, दैट इज ऑक्सबो लेक। तो ये जो सुराताल है जहां पे ये बर्ड सेंचुरी भी है, दैट इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे पहले सुराताल बर्ड सेंचुरी ही बोला जाता था, बाद में नाम चेंज हो गया 2002 में। तो ये एक्चुअल में लेक कैसी है, ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक, और जहां पे भी ऐसी फॉर्मेशन होती है। और बाकी ये पेरिनियल है, पेरिनियल का मतलब होता है कि पूरे परमानेंट, पूरे साल ये प्रेजेंट होगी। तो पी फॉर पेरिनियल, पी फॉर परमानेंट, 12 महीने आपको ये प्रेजेंट मिलती है। और यहाँ पे साइड में क्या कंडीशन बनेगी, तो वेटलैंड, क्योंकि फ्लड प्लेन्स भी आ ही जाते हैं तो यहाँ पे वेटलैंड्स भी बनेंगे। और वेटलैंड्स को ही कहाँ पे ऐड करा जाता है, रामसर साइट्स के अंडर। वेटलैंड ऐसा जमीन का टुकड़ा जो पानी के साथ सेचुरेटेड रहता है। पानी वहां पे पेरिनियल भी हो सकता है या फिर टेम्परेरी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के केस में देखा कि वाटर कैसे रहेगा, पेरिनियल, यानी कि 12 मंथ्स आपको इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। कम ज्यादा हो सकता है और बाकी प्रेजेंस यहाँ पे मिलती है। ठीक है जी, तो ये वेटलैंड याद रखिएगा, ये 100 नंबर पे ऐड हुआ है, और इसी के साथ यूपी में अब टोटल रामसर साइट्स हो चुकी हैं 13। जैसे पटना बर्ड सेंचुरी रिसेंट वाली आपने देखी थी, वो भी यूपी से ही थी। देन आपने इससे पहले शेखा झील बर्ड सेंचुरी देखी थी। थेरथांगल कहाँ पे है, तमिलनाडु। सक्करकोटई, थेरथांगल, ये सारे कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देख लो। सबसे पहले इंडिया ने 100 रामसर साइट्स अटेन कर ली है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इसे 100th रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिल चुका है। और यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी एवी फॉनल। देखो फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा प्लांट्स आ गए, फ्लावर लाइक याद मत रखना, पर फ्लोरा कहीं ना कहीं प्लांट की आपको इंडिकेशन दे रहा है, एंड फौना जहां पे एनिमल्स आएंगे। एवी फॉनल आ गया तो मतलब बर्ड्स की बात हो रही है। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल बर्ड्स भी दिखेंगे, और बड़े सारे बर्ड्स फॉरेन कंट्री से भी आते हैं एज अ टूरिस्ट बन के, जैसे कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट यहाँ पे हमारी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी बनती है। जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो बर्ड सोचते हैं चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, कम ठंड वाले एरिया में या गर्म इलाकों में घूम के आते हैं। तो सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का मतलब है साइबेरिया से बर्ड उड़ना शुरू करते हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ उन्होंने आना होता है। सेंट्रल एशिया में वही कंट्रीज हैं K² UT², कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। जब वो यहाँ पे आते हैं तो बीच में ब्रेक्स ले लेते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पे ये ब्रेक ले लेते हैं। तो एक उसमें से कौन सी बर्ड सेंचुरी है आपके पास, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा ये माइलस्टोन एक और चीज शो करता है। इसके बाद वेटलैंड कंजर्वेशन में भी इंडिया की कमिटमेंट को शो करता है। ठीक है, और देखो आज के टाइम पे जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं उन सभी को लगाया हुआ है कहीं ना कहीं कि वेटलैंड की कंजर्वेशन करनी है, तभी तो पहले शुरुआत करिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। ओवरऑल जो लीचिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है वहीं से होती है। तो ये वेटलैंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कंजर्व करना, पर पहले आपको पता होना चाहिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आफ्टर दैट वेटलैंड कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी लोग उस वेटलैंड के आसपास रहते हैं उनकी पार्टिसिपेशन से चलता है। साइंस एंड इनोवेशन रिक्वायर्ड होती है, कभी कभी कोई पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज करने लगा तो वहां पे साइंस और इनोवेशन आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होल्ड करेगी। अवेयरनेस इनिशिएटिव लीड करे जाते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, कई बार
गंद फैला के चले जाते हैं, तो अवेयरनेस भी एक इम्पॉर्टेंट है। पर डाल दिया जाता है ब्लेम कम्युनिटी के ऊपर कि वो फिशरी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज की वजह से इस वेटलैंड की एक्सप्लॉयटेशन हुई। तो इन सारे एफर्ट्स की वजह से आप बाद में बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर पाते हो। और साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने अगर फ्रंट पिक्चर को नोटिस किया हो, जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की थी, टाइगर रिजर्व बोला पर वहां पे आपको पॉपुलेशन किसकी दिख रही थी ज्यादा? डियर। सोचो अगर टाइगर एब्सेंट ही हो जाए वहां से, तो डियर की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ेगी, और डियर की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी वो सारी घास वहां की खा जाएंगे। घास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किसमें? डेजर्ट में, खाली। जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएस में, उसकी भी तो वुल्फ वहां से रिमूव कर दिए थे, और जैसे रिमूव करे तो खाने जो उनका प्रे हुआ करता था उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, वहां पे डेजर्ट बन गया था। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रीनर फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। ये आपके 17 गोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें भी एक आता है ना, लाइफ बिलो वाटर। एक लाइफ बिलो वाटर आता है, एक लाइफ ऑन लैंड आता है। बताना नंबर जरा, कौन सा है 14, कौन सा है 15? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपने ध्यान रखने हैं, तो इनको भी तो इंश्योर करना है बाय एंड ऑफ 2030। तो ग्रीनर फ्यूचर तभी आएगा। बाकी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ब्रैकेट में सूरताल भी लिख दिया हुआ है। नेचुरल वेटलैंड इकोसिस्टम है, और ये सूरताल के आसपास ही सारा लाए करता है। मैसिव रेन फेड पेरिनियल ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ऑक्सबो लेक कैसे बनती है उसका फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और एक्सेप्शनल एविफॉनल बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। बहुत सारी यूनिक बर्ड की स्पीशी यहाँ पे आती हैं, कुछ रेजिडेंशियल हैं और कुछ एज अ माइग्रेशन करती हुई आती हैं। तो मतलब क्रिटिकल हैबिटेट है इंडिजिनस फिश और माइग्रेटरी स्पीशी के लिए। अब यूपी के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में। और फर्टाइल एलुवियल प्लेन ऑफ इंडो गैंगेटिक बेसिन में ये लोकेट करता है। अब एलुवियल प्लेन्स बोले हैं तो कौन सी सिचुएशन बनेगी यहाँ पे? फर्टाइल तो दिख ही रही है। एलुवियल का मतलब क्या हुआ? हाँ, डेपोजिशन। जब रिवर आई अपने साथ तो बड़ा सारा सेडिमेंट भी लेके आई, तो सेडिमेंट्स जो आते हैं, क्ले की जो डिपोजिशन आती है, उसकी वजह से ये वाला एरिया बन जाता है हाईली फर्टाइल। तो उसी बेसिन में आपको ये वाली बर्ड सेंचुरी भी मिलेगी। बाकी हिस्ट्री देखें तो ऑक्सबोजेनेसिस हुई, जैसे कि मैंने बताया, रिवर फ्लो में आई और एक टाइम पे प्लेन एरिया में पहुंचते ही वो फैलना शुरू कर देती है, और फैलेगी तो मियांडरिंग होगी, और वहीं पे हॉर्स शू शेप का एक शेप बनता है, और उसी को क्या बोल देते हैं? ऑक्सबो लेक। बाकी उत्तर प्रदेश में प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1991 में इस एरिया को बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर करा था। पहले इसका नाम हुआ करता था सूरताल बर्ड सेंचुरी, जब 1991 में ये डिक्लेरेशन एंड ऑल हुआ। पर उसके बाद 2002 में नाम चेंज कर दिया गया और इसे बोला गया जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। और इंडिया की ये बन चुकी है 100th रामसर साइट। बाकी ये वेटलैंड है, तो वेटलैंड यूनिक फ्लोरा एंड फौना को होल्ड करता है। बाकी किडनी की तरह भी वेटलैंड आपके एक्ट करते हैं। किडनी का काम क्या रहता है? हाँ, टॉक्सिन्स के ऊपर ज्यादा रहते हैं, तो मतलब फिल्टर की तरह भी कहीं ना कहीं वेटलैंड्स एक्ट करते हैं। बर्ड माइग्रेशन हब की तरह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। जब साइबेरिया से वो सेंट्रल एशिया की तरफ बर्ड्स आए तो यहाँ पे ब्रेक भी लेंगे। और रिच बायोडाइवर्सिटी, जहां पे भी वेटलैंड होंगे आपको फ्लोरा एंड फौना काफी यूनिक मिलती है, तो उसका भी एग्जाम्पल है। और ओरिजिन कैसे हुआ? तो गेंग रिवर का, और ये सारा मैंने आपको बता दिया। देन आते हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट, अब द स्टोरी ये आपको रट लेनी है पूरा, क्योंकि एक चैप्टर आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी देखते हो। तो ईरान में ही एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। अब बन गया ये, क्योंकि कन्वेंशन कहाँ पे कंडक्ट करा गया? रामसर सिटी में, जो कि ईरान में प्रेजेंट है, तो नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन एक्चुअल में आया था 1971 में, पर इसकी जो एनफोर्समेंट है वो हुई थी 1975 में। इंडिया पहले इसका मेंबर नहीं था। वो कब बना था? नहीं, 1982। ठीक है, 81 में बेशक हमारी 2 रामसर साइट्स ऐड हो चुकी थी, क्योलादेव नेशनल पार्क और दूसरा था चिल्लीगा लेक ओडिशा। ये 2 इनिशियली हमारे ऐड हो गए थे, क्योंकि उस टाइम हमने फॉर्मली सिग्नेचर कर दिए थे। अगले साल तक की पूरी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो हमारी कंप्लीट होंगी, और फाइनली जो रामसर कन्वेंशन था वो इंडिया ने 1982 में साइन किया। तो जब जैसे ये साइन कर दिया तो फिर हम भी मेंबर बन जाते हैं, और वेटलैंड की कंजर्वेशन तो हमने शुरू करी ही करी, पर साथ में हमारे वेटलैंड जो थे वो अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में आ चुके थे। मतलब अब दुनिया नजर रखेगी ये अपने वेटलैंड को प्रोटेक्ट कैसे कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे शुरू हुई। एम क्या है? तो वही, वेटलैंड हमारे खराब हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो उनको कंजर्व करना है। खराब, नेचुरल बहुत कम रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ज्यादा रोल प्ले कर जाती हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज हैं। और बाकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको भी सपोर्ट करेगा। वेटलैंड जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की है। आपने देखा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ये शुरू होता है, तो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें दिखेगी। जैसे कोई वेटलैंड प्रोटेक्ट करना है, इंडिया ने बोला मेरे से हो नहीं पा रहा, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा, मतलब अच्छी अपनी भी कंट्री है, मतलब जहां पे प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी अडॉप्ट करी जा रही हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्डिक नेशन एंड ऑल, वहां से हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। बताओ कौन सा सस्टेनेबल इंश्योर हुआ?
17, एसडीजी नंबर 17 बोलता है ग्लोबल पार्टनरशिप, कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई चीज अचीव करने में तो शर्माना नहीं है, आप पार्टनरशिप कर लो किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17 को भी कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहा है। बाकी की फीचर क्या रहते हैं रामसर फ्रेमवर्क के, तो एक तो एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब 5-6 पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे कि एटलीस्ट एक भी आप फुलफिल कर दोगे तो मतलब आप अपने एफर्ट डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल वाइस यूज प्रिंसिपल, सस्टेनेबल एक्टिविटीज आपने करनी है, जैसे टूरिज्म नहीं, इको टूरिज्म आपने प्रमोट करना है। जैसे टूरिज्म के पर्पज से बहुत सारे आते हैं, कईयों को फोटोग्राफी का शौक होता है कि इस महीने में बड़े सारे माइग्रेटरी बोर्ड आएंगे, चलो वहां पे फोटोग्राफी करते हैं जाके। पर कई बार हरकतें थोड़ी सी ऑड हो जाती हैं, तो इको टूरिज्म को भी साथ के साथ सपोर्ट करना है। यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। देन ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड, ये तो आज भी चल रहे, देखो आजकल क्या कर रहे हैं हम, थोड़े आर्टिफिशियल मेथड्स पे आ गए और ट्रॉलर्स वगैरह का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो नहीं भी रिक्वायर्ड होती हमें एक्वेटिक स्पीशी वो भी आ जाती है। तो बोला गया है एटलीस्ट जो वेटलैंड एरिया वाले पार्ट रहते हैं वहां पे आप ट्रेडिशनल फिशिंग वाली एक्टिविटी को ही प्रमोट करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि फर्टिलाइजर अगर यूज करेंगे तो उस वाटर बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजर के रेमिनेंट जाएंगे और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ हर्ट होगी। बाकी जो खेत में हो रही थी एसिडिटी इंक्रीज वो तो कर ही रही थी, तो यहाँ पे बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी आप प्रमोट कर सकते हो। आफ्टर दैट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आता है। जो रामसर साइट्स हैं कई बार क्या होता है इकोलॉजिकल थ्रेट भी फेस करती हैं, और रामसर साइट में रहते हुए ही उनको एक रजिस्टर के अंदर डाल दिया जाता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, कि आपको इस वेटलैंड के ऊपर, इस रामसर साइट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इंडिया से शुरू में थे ये तीन में से अब बचे हैं सिर्फ 2 जो इस रिकॉर्ड के अंदर है। चिलिका लेक भी पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में थी पर उसमें अच्छे एफर्ट डाले गए, तो उस वजह से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से उसकी रजिस्ट्रेशन कट कर दी गई कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एफर्ट डाले, कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करा तो ये ठीक है। पर जो बाकी के 2 हैं वो कौन कौन बच गए, हाँ एक लोकतक लेक है, लोकतक लेक मिलेगी आपको मणिपुर में, एंड दूसरा राजस्थान का कौन सा था, केओलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, केओलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान का है। तो अभी भी आपको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से ये दोनों मिलेंगे। और इस बार यूपीएससी ने मध्य प्रदेश की एक रामसर साइट को ऐड कर दिया था, बस्ती से याद करवा के भेजा था, फिर भी कईयों ने गलत कर दिया। चलो एनीवेज, ग्लोबल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सारे टारगेट यहाँ पे अटेन करने हैं। बाकी अनाउंसमेंट कब करी गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थ्रू, तो जून 5 जो कि सेलिब्रेट होता है एज अ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को ऑब्जर्व करा जाता है 5 जून। इस बारी थीम क्या है, तो क्लाइमेट चेंज। बताना कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया, ये 13, एसडीजी नंबर 13। तो देखो ये ओवरऑल सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इस बार यही थीम था। और कैंपेन क्या चलाई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इस साल, तो नाउ फॉर क्लाइमेट। तो ये अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है। अब 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट लेके चलते हो पर उसको अटेन नहीं करा है। और देखो हर साल कोई ना कोई होस्ट कंट्री होती है कि आप इस बार देखेंगे टेक केयर करेंगे, जो भी प्रोसीजरल मीटिंग डिबेट करवानी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इस बार 2026 की अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो तो ये है बाकू अजरबैजान में, मतलब अजरबैजान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। बाकी COP 29 में भी अजरबैजान ने काफी एक्टिव रोल प्ले करा था, तो इसी वजह से अजरबैजान को 2026 में भी डिसाइड करा गया कि यही देखेंगे। ग्लोबल इवेंट्स कंडक्ट होंगे, कैंपेन्स होंगी, कम्युनिटी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो होस्ट कंट्री रहेगी इस सारे सिनारियो को देखेगी, दैट इज अजरबैजान। और बाकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमने ले रखे अपने एनवायरनमेंट के लिए, या क्लाइमेट एक्शन जो हमने एसडीजी नंबर 13 में भी बोला। तो कमिटमेंट दी है हमने कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसे 2035 तक बाय 40% रिड्यूस करना है, 1990 के लेवल तक लेके जाना है। तो 1990 से भी पहले आप देखते हो इंडस्ट्रियल एरा आ चुका था और 1990s में हमें काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस मिल चुके थे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आज के टाइम पे हो रहे हैं ये हमें किस लेवल तक लेके जाने हैं, जो 1990s में हुआ करते थे। और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, इसकी तरफ हम एक्सपांड कर रहे हैं सारे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोल को आप ज्यादा यूज नहीं करोगे। पर आज का जो लास्ट आर्टिकल आप पढ़ेंगे वहां पे आएगा एक टॉपिक पायरो प्रोसेसिंग, तो वहां पे आपको दिखेगा कि हीट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी आज भी है, बट स्टिल हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ये एक दिन आपने बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल भी किया था सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, आजकल व्हीकल ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन कम दिखेगी, जैसे एक पर्सन भी अगर अपने ऑफिस तक जा रहा है तो पूरी गाड़ी लेके जाएगा, खाली पड़ी थी पीछे सीटें। तो ये क्या बता रहे हैं, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन भी एक सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका ज्यादा यूज कर लिया। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर फोकस करना है, एंड रिस्ट्रिक्शन लगानी है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर।
जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रखा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है जो एक बार यूज कर लिया उसके बाद आपके काम नहीं आएगा। जैसे सब्जी मंडी आप जाते हो, वहां पे आजकल ग्रीन कलर की थोड़ी सी ऐसी टिंच होती है उस पॉलीथीन की, मतलब अब तो दोबारा से वो पुराने वाले पे आ गए हैं, क्यों, वो फट जाता था जल्दी, तो उन्होंने बोला कि पुराने वाला ही लेके आना पड़ेगा, तो पुराने वाला लेके आए, वो मल्टीपल टाइम यूज हो जाते हैं, बट स्टिल हमारे एनवायरमेंट के अंदर वो 1000 से 10,000 साल तक रह सकता है। तो यहाँ पे भी बोला कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, स्ट्रॉज आ गई, जो स्ट्रॉ होता है उसका भी टाइम पीरियड बहुत लंबे अरसे तक रहता है, 500 साल तक आराम से रह लेती है वो भी। आपने तो जूस फ्रूटी पी के फेंक दिया उसको, पर उसका जो टाइम जोन है अर्थ के ऊपर वो बहुत लंबा चला जाता है। एंड COP29, जैसे कि मैंने बोला अजरबैजान ने होस्ट करा था, तो अभी 2026 में भी हमने डिसाइड करा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कैंपेन्स की, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, वो किसको दी जाए 2026 में, तो अजरबैजान बाकू को। बाकी ये रिसेंट रामसर साइट जो ऐड हुई थी 1990 लेवल, अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बड़े पहले से हो रखी है, तभी मैंने एग्जांपल भी दिया था। अब पुराने लेवल पे नहीं जा सकते हम एकदम से, अभी के टाइम पे हम बोले वो जो 1800s के टाइम पे एमिशन लेवल था वहां तक जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड में भी आप इतने सारे चेंजेस देखते हो। इंडस्ट्रियल सेटअप पहले इन्हीं कंट्रीज ने करा था, जो डेवलप कंट्रीज आज के टाइम पे बोली जाती हैं, पर आज के टाइम पे आप देखोगे ज्यादा जो ये एमिशन चल रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज एमिट कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये 1990 का लेवल ले रखा है कि 1919 में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ करता था, पहले उस पर जाएंगे, वहां तक अगर पहुंचेंगे फिर जाके हम और ज्यादा पीछे जा सकते हैं। तो पहले तो 1990 तक पहुंचना है, जो कि इस टाइम पे लग नहीं रहा कि पॉसिबल है। तो पहले एक स्टेप लेंगे फिर और पीछे जाएंगे, वो एमिशन के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे जाओगे एमिशन घटते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एंड ये सारी रामसर साइट्स आपकी थ्रू आउट 2025 के बाद जो ऐड होती चली हैं वो आ जाएंगी। 99 नंबर पे यूपी की ही शेखा झील जो बर्ड सेंचुरी है उसे भी ऐड करा गया था। 98 नंबर पे पटना बर्ड सेंचुरी है, पटना से याद रखना, ये बर्ड सेंचुरी की जब बात कर रहे हैं तो ये यूपी के अंदर है, बिहार मत लगा देना कि पटना बोला तो जल्दी से बिहार पहुंचे। देन 97 में छारी डांड है जो कि गुजरात से ऐड हुई थी। कोपरा जलाशय फर्स्ट भी है और ये छत्तीसगढ़ से ऐड हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली ही रामसर साइट भी है। सिलीसेड लेक आ गया, ये अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से ऐड हुई थी। 94th, 93rd एंड 92nd गोगाबिल लेक, उदयपुर झील एंड गोकुल जलाशय, तो ये सारा कहां से ऐड हुआ था, फ्रॉम बिहार। तो ये सारे आपने याद रखने हैं जो एटलीस्ट रिसेंट ऐड हो रहे हैं। बाकी पेपर के पिछले दिन हम जरूर रिवाइज भी करते हैं कि हर एक स्टेट स्पेसिफिक क्या रहता है। बाकी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। जो रामसर साइट्स क्या करेंगी, डिग्रेड होना शुरू करेंगी और गवर्नमेंट को एफर्ट डालने की जरूरत है कि इसे कंजर्व किया जाए, वो इस लिस्ट में जाएंगे। तो अभी के लिए दो ही हैं, केओलादेव नेशनल पार्क और दूसरा आ जाएगा लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है। यहाँ पे भी बड़े यूनिक से पैटर्न मिलते हैं जिनको आप बोलते हो फुमडीज, सर्कुलर से ऐसे पैचेस होते हैं वाटर के अंदर, और यहाँ पे फिशिंग जोन बढ़िया बनती है, तो फिशिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे परफॉर्म करी जाती है, ये मणिपुर में मिलेंगे। इससे पहले चिली का लेक भी हुआ करता था इस डेंजर वाली लिस्ट के अंदर, पर एफर्ट डाले गए, तो एफर्ट डालने के बाद वो प्रोटेक्ट हुई, कंजर्व हुई, तो इस रिकॉर्ड से उसे बाहर कर दिया गया। तो दिस इज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। बाकी ये सारी आपकी यूपी की हो जाएंगी। तो देखो जब आपने पढ़ना शुरू किया था, जब मतलब मुझे याद है जो थोड़े से पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं आज, तो ये वाले यहाँ से देखा था आपने, एडिशन हुई थी, पटना आई थी, शेखा झील बर्ड सेंचुरी आई थी। आज ये लिस्ट 13 पे पहुंच चुकी है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, और तमिलनाडु में अभी भी सबसे ज्यादा है 20, एंड सेकंड पे आ गया यूपी जहां पे टैली चला गया है 13। बाकी अपने अपने स्टेट स्पेसिफिक आप सभी देखेंगे। और साथ ही ओवरऑल अगर देखें तो यूके टॉपर है 176 रामसर साइट, सेकंड है मैक्सिको विथ 144 रामसर साइट्स, एंड इंडिया में है अभी 100 रामसर साइट्स। तो ये ग्लोबल भी है, और एशिया में तो टॉपर बन गए हम, ठीक है, एशिया में हम फर्स्ट रैंक पे हैं, पर अगर ग्लोबली देखें तो हम थर्ड रैंक के ऊपर आएंगे।